चलो आज का क्लास शुरू कर रहे हैं। आज का क्लास शुरू करने से पहले ये जानना है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का सब स्ट्रक्चर तुम्हारे दिमाग में गया या नहीं। जैसे मैं एक पत्र पढ़ता हूँ, मैं एक पत्र नहीं पढ़ता हूँ, क्या मेरे द्वारा एक पत्र पढ़ी जाती है, मैं एक पत्र क्यों नहीं पढ़ता हूँ या कैसे नहीं पढ़ता हूँ। अगर ये स्ट्रक्चर तुमको समझ में आ जाएगा तो आज का क्लास तुम्हारे लिए बेस्ट है, ठीक है ना। तो आज के क्लास में हम देखेंगे वाच्य का प्रयोग। क्यों पढ़ना है कि जब हम राइटिंग करते हैं तो प्रायः जब निबंध लिखते हैं, पैराग्राफ लिखते हैं, कोई कहानी लिखते हैं तो सीधा सीधा प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रयोग नहीं करते हैं, ठीक है ना। जैसे हम गाय पर लेख लिखेंगे तो वहाँ पर देखेंगे कि गाय पर लेख जब आता है तो गाय एक चौपाया जानवर है, ठीक है। गाय संसार के सभी भागों में पाई जाती है, ठीक है ना। तो अब वहाँ पर जो है वो उसका पैसिव फॉर्म हो गया, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना है कि कैसे इसको समझेंगे कि वॉइस है यानी वाच्य है या नॉर्मल वाक्य है। तो इसको देखते हैं। वॉइस इज दैट फॉर्म ऑफ वर्ब, ये कहते हैं कि वॉइस इज दैट फॉर्म ऑफ अ वर्ब। इसको ऊपर में भी हम चर्चा किए हैं जब टेंस पढ़ा रहे थे। विच शोज वेदर द सब्जेक्ट ऑफ ए सेंटेंस डज द एक्शन और रिसीव्स द एक्शन। अर्थात क्या कह रहा है कि वाच्य क्रिया का वह रूप है जिससे पता चलता है कि वाक्य का कर्ता कार्य कर रहा है या उस पर कार्य किया जा रहा है, ठीक है ना। ये हम अपने भाषा में यहाँ पर एक डेफिनेशन लिखे हैं। वॉइस टेल्स अबाउट द सेंटेंसेस दैट दे आर सब्जेक्ट बेस्ड और ऑब्जेक्ट बेस्ड। वाच्य हमें यह बतलाता है कि वाक्य का कर्ता, यहां पर इसको हम ठीक कर लेंगे, वाच्य में यह बतलाता है कि वाक्य कर्ता प्रधान है या कर्म प्रधान है। तो यहां पर हम क्या देख रहे हैं कि दिस वे वॉइस हैज बीन डिवाइडेड इन टू काइंड्स। इस प्रकार वाच्य को दो भागों में बांटा गया। तो एक्टिव वॉइस, इसका अर्थ हुआ कर्ता प्रधान, और दूसरा पैसिव वॉइस कर्म प्रधान। अब यहां पर देखेंगे कर्ता प्रधान कौन है और कर्म प्रधान कौन है, ठीक है ना। When the subject of the sentence performs the action, जब वाक्य का कर्ता स्वयं कार्य करता हो, ठीक है ना, डायरेक्टली प्रत्यक्ष रूप से कार्य करता हो, तो वह कौन सा वॉइस होगा? एक्टिव वॉइस होगा, ठीक है ना। पैसिव वॉइस क्या कहता है? कर्म प्रधान। इसका ये एक नाम और यहां पर हम लिख देता है कर्तृवाच्य, ठीक है ना। कर्तृवाच्य शुद्ध हिंदी पर आते हैं तो इसको कर्तृवाच्य बोला जाता है, तो इसको लिख लेते हैं। चलिए, यहां पर कर्ता प्रधान वाक्य को कर्तृवाच्य भी बोला जाता है। क्या इसका और डेफिनेशन बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं। यहां पर अगर हम और चाहेंगे तो एक डेफिनेशन इसका लिखते हैं और अथवा में देते हैं और सब्जेक्ट बेस्ड sentences are known as the active voice। इस तरह भी बना सकते हैं। और यहां पर कर्म प्रधान यानी कर्मवाची का क्या दिया? When the subject of the sentence receive the action। तो एक ये हुआ, और इसमें दे देते हैं ऑब्जेक्ट बेस्ड sentences known as the passive voice। ये सही है।
when the subject of the sentence receive the action। ठीक है, तो यहां पर कंफ्यूज नहीं करना है, उसमें सब्जेक्ट खुद कार्य करता है और पैसिव में वो एक्शन को रिसीव करता है। तो वो परिभाषा है, वो किताबी परिभाषा है, तो इसलिए मैं अपना परिभाषा यहां पर आगे दे दिया। ठीक है ना। और हिंदी में अगर और छोटा परिभाषा अगर लेते हैं, ये वाक्य हो जाएगा, ये हो जाएगा। कर्म प्रधान वाक्य कर्मवाची कहलाती है। ठीक है, ये इस तरह से हम बना सकते हैं। तो चलते हैं आगे, अब देखते हैं पैसिव फॉर्म बनाएंगे कैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट के लिए। ये आज का टॉपिक रहेगा। अब यहां पर स्ट्रक्चर दोनों फॉलो करेंगे हम। सब्जेक्ट हम जैसा पढ़े हैं कि इंडेफिनिट का एक्टिव स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 या वर्ब 5 होगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट, तो ये फॉर्म एक्टिव है। लेकिन अगर पैसिव इसका बनाते हैं तो ये ऑब्जेक्ट जो है, ये जो ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट यहां आ जाएगा। ठीक है ना। और इसके आधार पर इज एम आर लगेगा, क्रिया का तीसरा रूप, और बाय, इसके बाद अगर एजेंट में जो नाउन सब्जेक्ट है उसको यहां पर रखेंगे। यहां पर दिए कि अगर के द्वारा प्लस संज्ञा कर्ता कोई भी है तो वो बाय एजेंट कहलाएगा, वही बाय एजेंट है। इन पैसिव फॉर्म वर्ब्स आर यूज्ड अकॉर्डेंस विद फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट। यहां पर क्या लिखे हैं कि पैसिव फॉर्म में क्रिया जो भी यूज की जाएगी वह ऑब्जेक्ट के सिंगुलर प्लूरल के आधार पर की जाएगी। अर्थात यानी मीन्स जो है, अर्थात इफ ऑब्जेक्ट इज सिंगुलर वर्ब विल बी यूज्ड इन सिंगुलर फॉर्म, और इफ ऑब्जेक्ट इज प्लूरल वर्ब विल बी प्लूरल। तो इस पर ध्यान रखना है कि सिंगुलर प्लूरल के आधार पर ही वर्ब को रखना है। आगे देखते हैं, इफ इट इज नॉट नेसेसरी दैट ऑल द पैसिव फॉर्म मे हैव बाय एजेंट। ये जरूरी नहीं कि सब पैसिव फॉर्म में बाय एजेंट रहेगा ही, वो बिना बाय एजेंट का भी पैसिव फॉर्म हो सकता है। दे कैन बी यूज विदाउट इट। और यहां ध्यान रखना है कि अगर मल्टीपल वर्ब्स एक वाक्य में आ जाती है तो 2 प्लस वर्ब 1 जहां रहेगा वो एक्टिव फॉर्म में रहता है, तो उसको भी हम पैसिव में 2 प्लस बी V3 के रूप में बनाएंगे, तब पूरा पैसिव हो जाएगा। ठीक है ना। कुछ ऐसे एजेंट हैं जैसे एवरीवन, एवरीबॉडी, वन, समवन इत्यादि, तो इसको बाय के साथ यूज नहीं की जाती है, तो उसको वैसे छोड़ देंगे। जैसे प्रत्येक व्यक्ति के द्वारा कोई कार्य हम दिखा रहे हैं, तो प्रत्येक व्यक्ति माने एवरीबॉडी बाय एवरीवन होना चाहिए, तो वो नहीं देंगे, सिर्फ वर्ब 3 तक ही रख करके उसको छोड़ देंगे। ठीक है ना। आगे देखेंगे प्रैक्टिस में। तो ये यहाँ पर वाक्य है, वह एक पत्र लिखता है, तो इसको यहाँ पर हम वाक्य दिए हुए हैं। सबसे पहले इसको सारे सेंटेंसेस को उतार लेना है। ये अफर्मेटिव है, इसके बाद ये वाला वाक्य निगेटिव है, ये प्रश्न वाक्य है, और ये WH क्वेश्चन के द्वारा है। तो इस चीज़ को विशेष रूप से ध्यान रखना है। तो इसमें एक और हम यहाँ पर लिखे हैं, हु जो है एक्टिव एंड बाय हुम जो है इज इन पैसिव फॉर्म। अगर हु रहेगा तो उसको किस में बदल देंगे, बाय हुम में बदल देंगे। ये ध्यान रखना है। हम यहाँ पर इसको इस तरह से कर देते हैं ताकि समझ में आए कि क्या यहाँ पर हम बोले हैं। ठीक है, इसको बाय हुम में बदल देंगे। ठीक है, वह एक पत्र लिखता है, क्या बनाएंगे इसका अनुवाद, ही राइट्स अ लेटर। अब टेंस मिस्टेक नहीं होना चाहिए प्रेजेंट इंडेफिनिट का, खास करके जब बोलते हो लिखते हो तो एस जहां लगेगा आपको लगाना, नहीं तो वाक्य गलत रहेगा।
एक पत्र उसके द्वारा लिखा जाता है, तो उसी का यूज किया गया है। अ लेटर इज रिटर्न बाय, ही को अगर बाय के साथ जोड़ेंगे तो इसका ऑब्जेक्टिव फॉर्म आ जाएगा, हिम आ जाएगा। वे फुटबॉल खेलते हैं, दे प्ले फुटबॉल, फुटबॉल उनके द्वारा खेला जाता है। फुटबॉल इज प्लेड बाय दैम हो जाएगा, दे का दैम। वह अंग्रेजी बोलती है, सी स्पीक्स इंग्लिश, अंग्रेजी उसके द्वारा बोली जाती है, स्पोकन बाय हर। उसी प्रकार से वह चावल नहीं खाता है, he does not eat rice। डज लग गया तो फिर कैसे लगेगा? चावल उसके द्वारा नहीं खाया जाता है, राइस इज नॉट ईटन बाय हिम। वे गाने नहीं गाते हैं, दे डू नॉट सिंग अ सॉन्ग। गाने उनके द्वारा नहीं गाए जाते हैं, दे डू नॉट सिंग सॉन्ग्स हो जाएगा, गाने यहां प्लुरल के रूप में दिया गया है। तो क्या हो जाएगा? सॉन्ग्स आर नॉट संग बाय दैम। प्रश्न सूचक में क्या हो जाएगा? क्या वह क्रिकेट खेलता है? डज ही प्ले क्रिकेट? क्या क्रिकेट उसके द्वारा खेला जाता है? इज क्रिकेट प्लेड बाय हिम? क्या वे तुम्हारी मदद करते हैं? डू दे हेल्प यू? क्या तुम्हारी मदद उनके द्वारा की जाती है? आर यू हेल्प बाय देम? तुम्हें कौन पढ़ाता है? Who teaches you? या इसको हम बना सकते हैं, Who does teach you? इसका तुम्हें किसके द्वारा पढ़ाया जाता है? तो यहां पर who का क्या हो जाएगा? by whom? by whom are you taught? वह पत्र कब लिखती है? When does she write a letter? अभी भी जुबान स्लिप हो रहा है, ऐसी एस को बढ़िया से रखना है। पत्र उसके द्वारा कब लिखे जाते हैं? When is a letter
रिटन बाय हर। वे फल कहाँ बेचते हैं? Where does he sell fruits? यहां पर जो है इसको प्लूरल लेकर के बनाते हैं। Where do they sell fruits? ठीक है, तो यहां हो जाएगा where are fruits sold by them। तो इस प्रकार से अनुवाद बनेगा। ठीक है, इसमें हम होमवर्क दे देते हैं, ये बनाना है घर में। अब जो है घर के लिए सेम अनुवाद बनाना है, उसी तरह से पहले अफर्मेटिव सेंटेंसेस, लेकिन उससे थोड़ा सा एडवांस है। जो हम लोग दैनिक दिनचर्या में प्रयोग करते हैं वही वाक्य यहाँ पर दिया गया है। फिर नकारात्मक है, ऊपर वाला बनेगा तभी ये बनेगा। ठीक है ना, तो इसको सारे को उसी तरह से बनाते चले जाना है। यहाँ पर प्रश्न सूचक वाक्य है, इसको बढ़िया से रोक लेंगे। ठीक है, यहाँ तक बनाना है। फिर इसका सॉल्यूशन जो है हम नेक्स्ट डे में इसका करेंगे। तो हमको उम्मीद है कि यहाँ तक तुम लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसको हल करो पहले, और जो ऑनलाइन पढ़ रहे हैं आप भी इस तरह से बनाइए, इसको रोक के बनाइए। और अगर आप रेगुलर हमसे जुड़े रहेंगे तो सारे स्ट्रक्चर्स, एक भी स्ट्रक्चर हिंदी का नहीं छोड़ेंगे। प्रैक्टिस के साथ हम दे रहे हैं, रोज़ इसकी प्रैक्टिस करवाते हैं। और ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का एक्टिव और पैसिव दोनों मिक्स करके पढ़ाए हैं, क्योंकि जब हिंदी लिखते हैं तो ये दोनों स्ट्रक्चर बहुत ही बहुमूल्य, बहुत बहुमूल्य। ठीक है ना, सबसे अधिक 80% राइटिंग की जो भी अवस्था होती है प्रेजेंट में, जो भी हम कार्य करते हैं, प्रायः इसी दोनों से मैच करता है। अगर इस पर हम जितना ज़्यादा सेंटेंसेस बनाएंगे, ठीक है ना, उतना हमारा सेंटेंसेस क्लियर होगा और कंप्रिहेंशन समझने में आसान होगा। और ख़ास करके जो भी बोली जाती है, आगे की क्लास में हम लोग दशहरा पर, दुर्गा पूजा पर तैयारी करेंगे स्पीच अब। ठीक है, जैसे हम लोग टीचर्स डे कंप्लीट किए, डेली रूटीन बीच में दिए हुए हैं, माइक में हम बुलवाएंगे, उसका भी रिकॉर्ड हम आगे करेंगे कि कितना बच्चा डेली रूटीन पर बोल पाते हैं। ठीक है, तो आपका दिन शुभ हो। आप रोज़ वीडियो देखिए, रोक करके सारे को नोट्स बनाइए और ट्रांसलेशन लाइन बाय लाइन कीजिए। पहले कर लीजिए तब मिलाइए। अगर मेरा ट्रांसलेशन बना हुआ है तो जब हम उसमें पॉज करते हैं तो पॉज को रोक करके वहाँ पर ट्रांसलेशन बना लेंगे, तब उसको फिर से एक्टिव करके फिर से मिलाएंगे। ठीक है ना, चलिए आपका दिन शुभ हो, धन्यवाद।